गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 2 दिसंबर है। आज हम हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियाँ और जनता। In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people, kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were also affected in different ways. पहले के चैप्टर्स में आपने ईस्ट इंडिया कंपनीज की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा है और उन सब पॉलिसीज़ का जनता पर, राजाओं पर, रानियों पर, किसान वर्ग पर, ज़मींदारों पर, जनजातीय वर्ग पर या सिपाही वर्ग पर किस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ा है, यह भी हमने पढ़ लिया है। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट्स और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों पर अपनी पॉलिसीज़ को लादने की कोशिश की है, ठीक है, और उनके सेंटीमेंट्स के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया है। अब देखिए आगे, नवाब्स लूज देयर पावर। नवाब्स जो थे उन्होंने अपनी शक्ति किस तरीके से लूज़ की। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। 18वीं सदी के बीच में नवाबों और राजाओं को यह लगने लगा कि उनकी शक्ति अब खो जाने लगी है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। वे धीरे धीरे अपना अधिकार और सम्मान खो चुके थे। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्सेज डिसबैंड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाई स्टेजेस। निवासियों को कई अदालतों में तैनात किया गया था। शासकों की स्वतंत्रता कम हो गई थी। उनके सशस्त्र बल भंग कर दिए गए थे और उनके राजस्व और क्षेत्र चरणों से दूर हो गए थे। मतलब जो भी भारत के जो भी निवासी थे उनको सबको अदालतों में तैनात कर दिया गया था। जो भी भारत के राजा या नवाब जो थे उनकी जो फ्रीडम थी वो हट चुकी थी और उनके पास जो भी सेनाएं थी वो भी हटा ली गई थी, ठीक है। और जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वह भी राजाओं से और नवाबों से छीन लिया जाने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी वह रेवेन्यू स्वयं की कंपनी के अंदर ही लेने लग गए। आगे देखिए, मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोजेक्ट देयर इंटरेस्ट। कई शासक परिवारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत करने की कोशिश भी की। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हायर ऑफ द किंगडम। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो शासक परिवार था रानी लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात से अवगत करवाया कि उन्होंने क्या ले लिया है कि एक दत्तक पुत्र ले लिया है जो ही उनके साम्राज्य का आगे का वारिस होगा। आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उनके पति की मृत्यु के बाद में, नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे, उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से आग्रह किया कि उनकी पिता की मृत्यु होने के बाद में उनकी पिता को जो पेंशन मिलती है वह नाना साहेब को मिले। However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. हालांकि अपनी श्रेष्ठता और सैन्य शक्तियों के प्रति आश्वस्त कंपनी ने इन सब की दलीलों को ठुकरा दिया, मतलब इन सब की किसी भी चीज़ को नहीं माना। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड। अवध ही एक आखिरी इलाका था या क्षेत्र था जिनको भी इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। इन 1801 ए सबसाइडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि लागू की गई और 1856 में इस संधि को वापस ले लिया गया। मतलब इन्होंने अलायंस की थी 1801 में, तो अवध पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अवध के नवाब ने अलायंस की थी, लेकिन 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अलायंस को वापस तोड़ दिया था।
Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कहा कि अवध क्षेत्र के अंदर की जो सरकार है वह वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, इस वजह से अवध पर भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ही क्या होगा, अब हक होगा। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कंपनी ने यह प्लान भी करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से मुगल वंश का अंत हो। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी पहले जिन सिक्कों को बनाती थी, अब कंपनी ने उन सिक्कों पर मुगल किंग का नाम लिखना भी हटा दिया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह बोला कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु होने के बाद में उनका परिवार लाल किले के अंदर नहीं रहेगा, वे दिल्ली के अंदर ही कहीं पर रहेंगे। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह डिसाइड कर लिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु होने के बाद में उनके वंशज किंग्स नहीं कहलाएंगे, वे सिर्फ प्रिंसेस ही कहलाएंगे। नेक्स्ट है द पीजेंट्स एंड द सिपॉइज। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ग्रामीण इलाकों में किसानों और जमींदारों ने उच्च करों और राजस्व संग्रह के कठोर तरीकों का विरोध किया। मतलब ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से किसानों और जमींदारों पर हाई टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उनका भी इन ग्रामीणों ने क्या किया, विरोध किया। दे वर अनहैप्पी, वे नाखुश थे, अबाउट देयर पे, अलाउंसेज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। ये जितने भी सिपाही थे वे सब क्या थे, नाखुश थे। ना ही तो वो उनके सैलरी से खुश थे और ना ही वे उनके अलाउंसेज से या उनकी सेवाओं से खुश थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायोलेटेड देयर रिलीजन्स, सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सिपाहियों पर कुछ ऐसे नियम भी लगा दिए थे जिनकी वजह से इन सिपाहियों का जो धार्मिक बिलीफ था उसका भी उल्लंघन होने लगा। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट। क्या आपको मालूम है कि उन दिनों के अंदर ये बातें हुआ करती थी कि अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र को क्रॉस करता है तो वह अपने धर्म को भी खो देगा और अपनी जाति को भी खो देगा। सो व्हेन इन 1824 द सिपॉइज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट। इस वजह से 1824 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सिपाहियों को कहा कि आपको समुद्र के रास्ते से जाना है, बर्मा के अंदर जो लड़ाई हो रही है आपको समुद्र के रास्ते से कंपनी के लिए वो लड़ाई लड़ने जानी है, तब उन सब सिपाहियों ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि वे समुद्र के रास्ते से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि उनको उन्होंने लैंड रूट से भेजा, मतलब सड़क के थ्रू भेजा। दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन। इन सब सिपाहियों को बहुत पनिशमेंट मिली और यह इशू इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। In 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. इस वजह से 1856 में कंपनी ने एक नया नियम या नया कानून बना दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट पाता है तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र के रास्ते से भी इधर उधर भेजा जा सकता है। सिपॉइज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपाही भी यह सोचने लगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आखिर क्या होने लग गया है। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस। बहुतों के परिवार गांवों के अंदर रहते थे जो कि ग्रामीण वर्ग के परिवार थे। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉइज। इस वजह से सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉइज। इस वजह से
किसान वर्ग का जो गुस्सा था वह सिपाहियों के अंदर भी जल्दी से जल्दी फैल गया। तो क्लास 8 आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।